नमस्कार दोस्तों, अंतर चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह। आज ईरान अमेरिका के युद्ध के 16वें दिन शुरू हो गए हैं। आज सुबह इसके बारे में आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराऊंगा, लेकिन आज की कड़ी का मुख्य जो हिस्सा है वो इस्लामी उम्मा है। क्या इस्लाम एक है? क्या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है जो हंटिंगटन साहब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा था? तो पहला बात कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि सारे इस्लामिक देश एक साथ हो जाएं, क्योंकि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और सीनियाइजेशन यानी चीनियों के बीच का आपस में संघर्ष है। इसमें लोग अलग अलग समय पर युद्ध में घुसेंगे, लेकिन संघर्ष सबके बीच होगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी का इस्लाम से होगा, हिंदुइज्म का भी लार्जर सेंस में बहुत लेट हिस्से में वो क्रिश्चियनिटी के तरफ साथ आएंगे, और फिर हिंदुइज्म और सीनियाइजेशन यानी चीनियों के साथ संघर्ष होगा। ऐसा हंटिंगटन साहब ने अपने प्रसिद्ध किताब में लिखा था। अब हंटिंगटन की बहुत सारी आलोचना होती है सोशल साइंस के क्षेत्र में। सैमुअल पी हंटिंगटन एक विश्व स्तरीय नाम है। मैं मानता हूं कि उनके थीसिस में बहुत सारी सच्चाइयां हैं। वो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे। दुनिया के जाने माने सोशल साइंटिस्टों में अगर पिछले 300 साल में आप कोई 5 नाम तय करें तो सैमुअल पी हंटिंगटन उसमें से जरूर है। लेकिन पूरी विनम्रता से मैं हंटिंगटन साहब की थीसिस से थोड़ा अलग इस ईरान अमेरिका युद्ध में होना चाहता हूं। और मैं आज मानता हूं कि इस्लाम में कोई यूनिटी नहीं है। इस्लाम के 3 बड़े सिद्धांतकार हुए हैं। मौलाना कुतुब इजिप्ट के, अताउल्लाह खोमनेई 1979 में जिन्होंने ईरान में आंदोलन किया, रिवॉल्यूशन लाया, इस्लाम की शासन लाई, सुप्रीम लीडर का मतलब एवब देन although there is a democratic system, there is a election in Iran, but supreme leader is a religious leader. That has nothing to do with the people mandate. They are just representing. They have implemented a kind of Sharia regime. And Ayatollah Khomeini was one of them. And third was Maulana Maududi of Pakistan. इन तीनों का मानना था कि इस्लाम जो है राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये परे है, राष्ट्र की सीमाओं से परे है, तो इसलिए ग्लोबल उम्मा है। लेकिन ईरान अमेरिका की लड़ाई आज 16वें दिन चल रही है। बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। ईरान का क्या खर्च हो रहा है ये बहुत क्लियरिटी में नहीं है, चूंकि ईरान में स्वतंत्र मीडिया के सूत्र नहीं है। ईरान बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेसी का नाटक है जरूर, राष्ट्रपति दिख रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम लीडर का स्टेज अदा कर रहे हैं। तो कोई प्रेस फ्री नहीं है, इसलिए आपके पास सूचना नहीं है। लेकिन अब ऐसा मान लिया जाए कि 3 से 4 बिलियन डॉलर रोज ईरान का भी खर्च है, और 10 से 13 बिलियन डॉलर रोज अमेरिका और इजराइल का खर्च है। क्योंकि अमेरिका में हर चीज महंगा है तो लड़ाई भी महंगा है। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। अमेरिका ने चीन को परेशान कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे दुनिया के 23% तेल रोज निकलता है, गैस निकलता है, सप्लाई के लिए इधर उधर जाता है पूरे एशिया में। लगभग 55% आबादी दुनिया की एशिया में रहती है। तो चीन को लगभग 17-18 लाख बैरल तेल रोज ईरान से जाता था, वो तो तत्काल प्रभाव से रुक गया। और जो खाड़ी के अन्य देशों से भी जा रहा था उस पर भी विराम लगा है। अब उस टैंकर वाइज निकाला जा रहा है ईरान के परमिशन से। भारत का भी ये समस्या हुआ। 28 के करीब जहाज हॉर्मुज के पीछे जो इलाका है ईरान के बॉर्डर के, पहले वहाँ फंसे हैं। 2, 3, 4 निकाले गए हैं। 1-2 चकमा दे के ईरान की सेनाओं को निकल गए हैं, लेकिन अभी भी 28 जहाज वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे दुनिया के तमाम खनिज
तेल और गैस से भरा हुआ जहाज वहां फंसा है। भारत का लगभग 35% और चीन का 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। चीन के जो अरमान है वन बेल्ट वन रोड पूरी दुनिया में फैलाने का, उस पर भी युद्ध पूर्ण विराम लगा देगा ये युद्ध। लेकिन मूल सवाल ये है कि रूस और चीन का रुख अभी तक क्या है। रूस और चीन जुबानी तौर पर ईरान को समर्थन दे रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया है, कुछ हथियारों सपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया है, कुछ इंटेलिजेंस शेयर किया है ईरान के साथ, लेकिन इसके सबूत नहीं मिल रहे हैं। ये सब सिर्फ अनुमान है, सूत्रों के अनुसार है और जो जर्नलिस्टिक है, वो कोई रियल टर्म में दिखता हुआ नहीं प्रतीत होता। हाँ, वो चाहते जरूर हैं कि अमेरिका बर्बाद हो जाए, लेकिन एक तथ्य यह है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा दो देशों को होगा। एक अमेरिका को होगा कि अमेरिका ने दादागिरी अपनी स्थापित कर ली दुनिया में। अभी निकोलस मदुरो को 2 महीना पहले रस्सी लगा के वेनेजुएला से खींच लाया था, और फिर यहाँ अतुल्ला खामनेई साहब को का कत्लेआम कर दिया अमेरिका ने। ईरान की पूरी लीडरशिप मार दी, डिफेंस मिनिस्टर मार दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार दिया, 15 के करीब बड़े बड़े आला अधिकारी मार दिए जो उस मीटिंग में थे सर्वोच्च नेता के साथ। फिर अमेरिकन तेल बहुत बिकेगा, अमेरिकन गैस बहुत बिकेगा, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का डंका बजेगा। रूस को फायदा यह होगा कि रूस जो संसाधनों के लिए जूझ रहा था, रेवेन्यू के लिए जूझ रहा था, वो लगभग जो है पर डे अभी करोड़ों डॉलर कमा रहा है तेल के बिकने से। क्योंकि तेल पर जो रोक लगाया था अमेरिका ने भारत जैसे देश पर, अन्य देशों पर कि आप रूस से नहीं ले सकते, चूंकि यूक्रेन वॉर को वो फंडिंग कर रहा है, वो उन्होंने हटा लिया। चूंकि ग्लोबल मार्केट्स में तेल की कमी हो गई है, भारत सहित दुनिया के तमाम हिस्सों में जो आयातित तेल पर निर्भर है, वहाँ समस्याएं हो रही हैं। रसोई गैस की समस्या हो, अभी तक तो वही दिख रही है, तेल की समस्या तो हुई नहीं, चूंकि हमारे पास भी लगभग 45 दिन का रिजर्व है। और फिर रूस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से तेल के रास्ते खुले हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी अब रेड सी के चैनल से तेल भेजना शुरू किया अपने आयातकों को, तो ये बहुत प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अब जो मूल सवाल है कि ईरान को अमेरिका ने घुटने पर तो ला दिया। अब ये इसमें बहुत सारी चीजें निकली कि ईरान का जो शहीद ड्रोन है वो बहुत खाड़ी के देशों में कोहराम मचाए हुए है। अब वो अमेरिका को बड़े बड़े मिसाइल, अब $30,000 का एक मिसाइल ड्रोन है, उसको मारने के लिए 100 मिलियन का मिसाइल, छोटा मिसाइल छोड़ना पड़ता था अमेरिका को। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने उनको साथ दिया, और $2,500 का मात्र उन्होंने एक ड्रोन इजाद किया है जो कि सही ड्रोन को हवा में ही हवा कर देता है, और वो बड़े पैमाने पर खाड़ी के देशों में और अमेरिका के अन्य अड्डों पर भेजे गए हैं, और सही ड्रोन का वो मुकाबला कर रहे हैं। युद्ध जब होता है तो बहुत सी चीजें पता चलती हैं। ईरान दोस्तों एक बड़ा देश है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है। ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, तुर्कमेनिस्तान से है, आर्मीनिया से है, अजरबैजान से है, टर्की से है, इराक से, और फिर उसका बॉर्डर जो है पर्शियन गल्फ से है, जो ओमान और ईरान को पर्शियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अलग करता है। ये 173 किलोमीटर लंबा और संकरा एक समुद्री रास्ता है, जो सबसे संकरे जगह पर 33 किलोमीटर मात्र चौड़ा है, और दुनिया के 23 से 24% तेल यहां से गैस गुजरता है। तो ईरान पर तो असर हुआ, लेकिन खाड़ी के अन्य देशों पर भी असर हुआ, हमले वहां भी हो रहे हैं। अब उन देशों ने कहा था कि भाई हम आपका इस्तेमाल नहीं करें होने देंगे अपना जगह आपके लिए, लेकिन ईरान अपने अड्डों का, लेकिन ईरान तब भी हमला कर रहा है। अमेरिका खाड़ी के देशों के स्थित अपने अड्डों से ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, वो इजराइल से हमला कर रहा है, वो अरबियन सी से हमला कर रहा है, वो पर्शियन गल्फ से हमला कर रहा है। चूंकि अमेरिका तो एक चलता फिरता परमानेंट लड़ने वाला एक ग्रुप है, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हवा में, जमीन में, पानी में, हर जगह व्यवस्था है। अब अंतिम सवाल दोस्तों कि खाड़ी के देशों पर क्यों हमला कर रहा है ईरान, एक और सवाल है।
तो खाड़ी के देशों पर इसलिए हमला कर रहा है कि ईरान ये सोच रहा है कि बेटा हम तो डूबेंगे, तुम्हें क्यों छोड़ दें, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। जो बड़ी बड़ी दुकानें बना रखे हो, दुबई जैसे, दोहा जैसे शहर खड़ा कर रखे हो, पूरी दुनिया को बुला करके जो है नाच गान करा रहे हो, इस्लाम की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो लोग कुछ बम गोला, ड्रोन, मिसाइल वगैरह, तुम भी चखो इसका स्वाद कैसा होता है। यह हमला सऊदी अरेबिया और ईरान के पुराने संघर्ष के जख्मों को भी उभारता है। यह हमला पाकिस्तान को भी बेनकाब करता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक स्ट्रेटजिक अलायंस किया है कुछ महीने पहले, जिसके अनुसार सऊदी अरेबिया पर हमला होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरेबिया खड़ा होगा। तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला बोल दिया है पिछले कई एक दिनों से। जब हम ईरान और अमेरिका का युद्ध देख रहे हैं तो सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी युद्ध देख रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया तो आके खड़ा नहीं हुआ। पीछे भी कुछ महीने पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से झगड़ा हुआ तो डूरन लाइन के सवाल पर तो सऊदी अरेबिया कहीं दिखा नहीं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया पर हमला हो गया, अरामको जैसे उसके प्रसिद्ध तेल कंपनी पर हमला हो गया, फिर भी पाकिस्तान कहीं नहीं दिखा। तो कागज पर ही यह समझौता रह गया सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो गया। कटोरा लेके जो घूमता था, अपनी आर्मी का धमक दिखा के जो कुछ सूल लाता था, उस धमक पर भी अब बुरी असर पड़ने वाली है, काली छाया शुरू होने वाली है। अब अंतिम सवाल दोस्तों कि इस्लाम में उम्मा, इस्लामिक एकता है या नहीं। तो ईरान के संघर्ष ने यह साबित किया है कि इस्लाम के नाम पर ईरानी राष्ट्रवाद लड़ रहा है। देखिए, ये बड़ा अजीब सा तर्क मैं कर रहा हूं, लेकिन इस तर्क में दम है कि इस्लामिक एकता के नाम पर ईरान ईरानी राष्ट्रवाद का लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि इस्लामिक एकता अगर रहता तो ईरान के चारों तरफ एक आर्मीनिया को छोड़ दें तो सब इस्लामिक कंट्री हैं टोटल। तो क्यों नहीं सब एक हो रहे हैं? ये लड़ाई सिर्फ ईरान लड़ रहा है, और अपने वहम की लड़ाई लड़ रहा है, अपना ये खाड़ी में वर्चस्व की लड़ाई है, ये ग्लोबल टग ऑफ वॉर की लड़ाई है, ग्लोबल हेगमनी की बात है, ये रीजनल हेगमनी की बात है। रीजनल हेगमन बनना है, जो जॉन मर्सीमर अपने प्रसिद्ध किताब द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर्स में कहते हैं। चूंकि ईरान का सर्वोच्च नेता मारा गया है, सर्वोच्च लीडरशिप मारी गई है, आर्मी चीफ मारे गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं, दुनिया भर और लोग मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर ईरान का पत्ता कमजोर है। अब सोशल मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। आज 15वां दिन है। जिस क्वांटम ऑफ बम्बार्डमेंट हो रहा है ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के द्वारा, वो बहुत ही विभत्स है। एक जगह स्कूल पर हमला हुआ तो उसमें 200 के करीब बच्चियां मारी गई, बहुत दर्दनाक है। 1949 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ वॉर के लिए, 1977 और 2005 में उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल आए कि वॉर के टाइम में आप नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन किस तरह के हमले हो रहे हैं आप देखिए, यूक्रेन रसिया वॉर में भी, और अभी जो ईरान अमेरिका वॉर हो रहा है, इजराइल वॉर हो रहा है, उसमें भी देखिए किस तरह के परछक्के उड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के। लेकिन दुनिया को अगर देखना है कि नैतिकता कानून से ऊपर होती है तो महाभारत वार को उनको देखना चाहिए कि शाम होते सूरज डूबा वार बंद, सूरज उगा अगले सुबह फिर वार शुरू। पूरी दुनिया को एक पैगाम लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए। लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इट इज अ फाइट ऑफ ईरानियन नेशनलिज्म, इट इज अ फाइट फॉर रीजनल हेगमनिज्म bravely fought by Iran. We have to appreciate the kind of bravado, the quantum of bravado the Iranian leadership has put in. But the problem is that Iran is a very weak country. It has a very weak economy. It can't sustain for a longer period of time because of the very truncated supply route. They have no external supporter who will stand with Iran at this critical hour. All Islamic countries are against Iran in principle, in practice, and in theory also. And one foolish thing Iran is doing, that they are attacking on all their Middle East Islamic brothers. So those brothers are very furious. They are pledging to retaliate against Iran. So it is not a fight of Islam against the Christianity. So Iran is fighting for the sustainability of pride of its own nationalism.
Iran has a long civilization, a durable millennia-old civilization. But the problem of Iran is that it is a weak country, it has weak technology, weak economy, so people of Iran is bound to suffer. The next question and last question, I will conclude this session, is that can America send their troops in Iran? My answer will be no, because foot soldier fight will be costly for America. America understand it. So if necessary, America will push Kurdish fighters. They are in almost 10,000 ranks, very professional fighters. In fact, they defeated Islamic State in Iraq and Syria with the American bombarding. So the same procedure will be replicated in Iran if ground forces is needed to defeat Iran. And if that will occur within next 15 days, not far away. But first, America and Israel has to bombard all the important remnants of the power of Iran. It has to dismantle all the important military installment of Iran. So मैं कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो ईरान की लड़ाई है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई नहीं है। इस्लाम कभी भी एक था नहीं और एक होगा भी नहीं, ये राष्ट्र के बीच की लड़ाई है। तो ये मोहम्मद कुतुब, अताउल्लाह खोमनेई जो 79 के ईरानी रिवॉल्यूशन के बादशाह हैं, और मौलाना मौदूदी, ये तीनों फेल कर गए प्रैक्टिकल में। कहीं कोई जो है राष्ट्रवाद कहीं ख़त्म नहीं होता है, राष्ट्रवाद रहता है। और ये प्रूव कर रहा है ये लड़ाई कि जो है किस तरह से राष्ट्रवाद अभी भी मजबूती से इस इज़म के ऊपर हावी है। और ये इजराइल, ईरान, अमेरिका संघर्ष इस बात को रेखांकित करता है। निश्चित तौर पर ये ग्लोबल हेगमनी की भी लड़ाई है, और अमेरिका अपने ग्लोबल हेगमन के स्टेटस को न सिर्फ इसके जीत के साथ बरकरार रखेगा, अगर जीतता है जिसकी संभावना अच्छी है, बल्कि उसमें और चार चांद लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले अंक में मिलते हैं।